लेक्चर 1 में हमने और पावर के बारे में चीजें समझ ली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एनर्जी। एनर्जी एक बहुत ही फैला हुआ टॉपिक है। अब आप देखोगे कि इस यूनिवर्स में बहुत तरह की एनर्जी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी की स्थिति की वजह से होती है कि उसका स्टेट कैसा है, किस स्थिति में, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, मतलब बहुत सारी है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इतने सारे तरह के एनर्जी हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होते रहे। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम बस क्या कर सकते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते। सपोज करो आपने आपने जो एक बैटरी चार्ज की, तो वो आपके पास एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप उससे कोई बल्ब जला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने बनाई है, एक्चुअली में वो क्या किया, कहीं ना कहीं से ट्रांसफर की है। तो आपने जो है किसके लिए, अगर कोयले जलाई होंगी तो आपने कोयले से एनर्जी प्राप्त की हीट एनर्जी के रूप में, है ना, फिर उससे वो एनर्जी बनाई स्टेप बाय स्टेप। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने एक बैटरी चार्ज की सोलर प्लेट से, तो सन की जो एनर्जी है उससे आपने वो बैटरी चार्ज कर ली। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है एनर्जी का, सबसे बेहतर सोर्स, नेचर प्रकृति के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, सन एनर्जी। तो सन की जो एनर्जी है वो इमेंस है, लगातार चल रही है और वेस्ट होती है। सन की एनर्जी क्या होती है, वेस्ट। जितनी एनर्जी यहाँ आई अर्थ पे वो सारी की सारी रेडिएट होकर वापस चली जाए, कुछ ही रुकेगी, बाकी रेडिएट हो जाएगी। तो जितना उसको यूज कर सकते हो करो। बाकी अगर सोर्सेज आप देखोगे तो वे सोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है। कोयला है, कब तक कोयला जला के एनर्जी बनाओगे, ठीक है। अब हर जगह डैम भी नहीं बना सकते, कितने सारे डैम बनाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा किसका यूज करना चाहिए हमें, सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करो। एक विंड एनर्जी है, हवा जहां पे तेज चलती है कितनी, अगर मैं एक विंड एनर्जी यानी कि एक विंड मिल बनाने की प्रयास करूं या विंड मिल बनाऊं, तो कहाँ बनाना चाहिए मुझे, जहां पे एयर लगातार फ्लो करती रहे, मतलब स्पीड से और लगातार चलती रहे। तो उसके लिए एटलीस्ट कितनी स्पीड होनी चाहिए एयर की, 20 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर। इतना लगातार एक मेंटेन रहनी चाहिए, तो वहां पे ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि सोलर प्लांट लगाना है तो आप कहीं भी लगा सकते हो, कि सूरज की ऊर्जा कहाँ है, हर जगह, ठीक है। आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो चलो एनर्जी के बारे में ही कुछ चीजें पढ़ेंगे। और जो दो टॉपिक बहुत ज्यादा एकदम एक्सप्लेन्ड है, वे है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी को क्या कहेंगे, द कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। देखो मतलब कहाँ कहाँ से हम एनर्जी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कोई थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो कोयले से हम यहाँ पे हीट एनर्जी बनाते हैं और उससे वाटर वेव्स, वाटर वेपर्स फॉर्म करते हैं। और वाटर वेपर्स से हम टरबाइन घुमा के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट हो गया। ये एक एटम को दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से जो एनर्जी आ रही है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। एटम के अंदर से हम एनर्जी खींचते हैं एटॉमिक रिएक्शंस करा के, और वो एनर्जी कौन सी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, विंड मिल, है ना, बड़े बड़े ऐसे पंखे लगे हुए हैं। तो ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती रहती है लगातार, तो ऐसी जगहों पे हम विंड मिल लगा सकते हैं। अब हवा से पंखे चलेंगे और बस बिजली बनती रहेगी। इतना अच्छा तरीका है एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी अगर फॉर्म करते हैं तो वो नेचर फ्रेंडली होती है। अदरवाइज देखो यहाँ से सबसे बेकार तरीका ये है
है ना, इससे पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन ने पूरी दुनिया में बचा रखा है कोराम। ठीक, अब जितना ज्यादा आप कोयला जलाओगे, डीजल जल ही रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से एक दिन धरती पर संकट आ जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो सी लेवल है वो ऊपर जा रहा है, तूफान आते हैं, टोर्नेडो, बड़ी बड़ी बाढ़ आ जाती है, तो ये चीजें बहुत गलत हो रही है। ठीक, हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी को यहाँ करो, यहाँ सबसे सेफ ही है। ठीक है, या फिर सोलर पावर प्लांट। ठीक है, चलो, एनर्जी के कई सारे रूप होते हैं, तो एक रूप एनर्जी का क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी कोई बॉडी है उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी हो, अच्छा एक बात हो सकती है, एक बॉडी के अंदर कई सारी तरह की एनर्जी एक साथ हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है उसके पास कुछ हीट एनर्जी भी हो, कुछ पोटेंशियल हो और कुछ काइनेटिक हो। एक ही टाइम पे बॉडी में कई सारी तरह की एनर्जी भी पॉसिबल है। ठीक, लेकिन हम अब बात किसकी करेंगे, केवल अगर काइनेटिक एनर्जी की, बस इसकी बात मैं करूं तो मोशन की वजह से, बॉडी के मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे लिखेंगे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, इसको क्या करते हैं, अब हम डेराइव करते हैं। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कभी भी हम किसी की एनर्जी निकालते हैं फिजिक्स में, तो क्या कैसे निकालते हैं, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका वर्क निकालें कि वर्क कितना होगा, और वो जो वर्क बॉडी पे होगा वही उसका क्या होगा, एनर्जी होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो और पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, बस क्या निकाल लो, वर्क। एक बॉडी को एक पर्टिकुलर गति तक पहुंचाने के लिए वर्क तो हुआ होगा ना, पता हुआ। एक बॉडी है जो जीरो वेलोसिटी पे है, अभी रेस्ट में है, और वो चली, अब वो चल रही है, किसी न किसी वेलोसिटी को मेंटेन करके रखी है, और उसकी वेलोसिटी की वजह से उसके पास क्या है, एनर्जी। तो वेलोसिटी कोई वर्क से ही तो आई होगी, कोई वर्क हुआ होगा, कोई फोर्स लगी होगी, तभी तो वेलोसिटी आई। तो वो जो वर्क बॉडी पे हुआ, वही वर्क उसके अंदर किसके फॉर्म में है, अब एनर्जी के फॉर्म में है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी। तो देखो, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास है यहाँ पे एक मास, कितना मास है ये, m। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है वो कितनी है, जीरो, जीरो वेलोसिटी पे है। हमने इस पे क्या लगाया, फोर्स, फोर्स से इसमें क्या आया होगा, एक्सेलरेशन, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, और इस बॉडी ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, s। अब s डिस्टेंस कवर करने में इसकी वेलोसिटी जीरो से कितनी होगी, अब v। तो पॉइंट है कि अब इस पर काम कितना हुआ। अच्छा, v वेलोसिटी हो चुकी है, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इस पे जीरो से v करने में इसको वर्क कितना करना पड़ा। ठीक है, तो यही वर्क इसके बराबर आ जाएगा। तो अभी अगर मुझे इसका प्रूफ करना है तो मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट by applying a force F, the body attains a velocity v। तो इसी तरीके से बॉडी ने F फोर्स लगाया, बॉडी ने कितना टाइम वेलोसिटी अटेन कर लिया v। अब
हमें क्या निकालना है, वर्क। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेस। ठीक है, ये हमारा वर्क है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स कितना बॉडी पे, फोर्स एफ है, किसकी वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास अब एक सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया कि वर्क हमारा है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो हमारे पास क्या है, u, हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थर्ड इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। यहां से एक्सीलरेशन निकाल लो, u की वैल्यू तो 0 है, तो ये आ गया v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक्सीलरेशन हमारा आ गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s, ये एक्सीलरेशन के बराबर आ गया। और ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रख दो, वर्क इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखूं, v स्क्वायर बाई 2s, ये एक्सीलरेशन है, इनटू में क्या है यहाँ पे s, इस s से s क्या हो गया, कैंसिल, तो वर्क कितना आया, और यही वर्क बॉडी के अंदर कैसे स्टोर हो गया, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो यहां लिखेंगे दिस वर्क डन इज stored as kinetic energy of the body, यही वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आ गया, हाफ mv²। ये प्रूफ होगा इसका, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ। बस क्या निकालना है, वर्क। ठीक है, नेक्स्ट अब है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका रिलेशन बताना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमारे पास है और मोमेंटम का भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ लिखेंगे एस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक, अब मोमेंटम में के लिए क्या करोगे, मोमेंटम तो यही होता है ना, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मैं ये यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे एक मास है, एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी क्या है एक्स्ट्रा, तो एक मास की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं और एक की मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे भी mv का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, mv की जगह p। ठीक है, तो रिलेशन बनाना, तो रिलेशन क्या होता है, देखो रिलेशन है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी भी हो और मोमेंटम भी हो, ताकि वैसे रिलेशन बना, ये रिलेशन है। तो अब यहाँ पे मुझे मोमेंटम को इंसर्ट कराना, P की वैल्यू क्या करना, इंसर्ट करना। तो ये सबसे पहले 2 इधर ले गया, तो ये आ गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। फिर मैंने मास का मल्टीप्लाई इधर किया और मास का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज की, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये कितना हो गया, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² v², यानी कि कह सकते हैं कि 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p का स्क्वायर। तो p हमारा किसके बराबर आ गया, p दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा रिलेशन। ठीक है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये भी कह सकते हैं, ये भी रिलेशन। ठीक है, ये स्क्वायर में आ गया, रूट में आ गया, सिंगल पावर है p की। क्लियर हो गया। बस क्या करना, रिलेशन कभी भी किसी का निकलवाएगा तो एक बात याद रखेंगे कि एक के फॉर्मूले से स्टार्ट करना और फिर उसमें दूसरे का जो फॉर्मूला है उसे क्या करना, इंसर्ट करना। ठीक है, कैसे भी कुछ मल्टीप्लाई करा के, कुछ डिवाइड करा के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऐसे
अब इसके कुछ ग्राफ्स हम देखें। अगर मैं ऐसा कहूं कि मास क्या है, कांस्टेंट है ना, ग्राफिकल रिलेशन बनाओ किसका, मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। तो इधर मान लो यहां पे तो है काइनेटिक एनर्जी और इधर है मोमेंटम, ठीक है। अब मुझे ग्राफ बनाना, बताओ जरा। तो ये वाले देखो यहाँ पे, अगर मैं मोमेंटम को डबल करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, स्क्वायर। तो 2, अगर मैं पी को 2p कर दूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी, 4 टाइम्स ज्यादा। अगर क्या हो यहाँ पे, मास हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो मास ही तो है बस, यहाँ जो 2 तो कांस्टेंट है, मास भी अगर कांस्टेंट हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के। देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हटा के इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल आ जाएगी मोमेंटम के स्क्वायर के। तो अब इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसमें मैं थोड़ा भी बदलाव करूंगा तो इसके अंदर ज्यादा बदलाव आएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर बदलाव ज्यादा होगा। ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ये चीज, ये मोमेंटम थोड़ा कम बढ़ेगा और ये ज्यादा है, तो ये चीज कम बढ़े और ये ज्यादा है, तो ग्राफ हमारा कैसे चलेगा, आई बात समझ में, इस तरीके से। क्लियर है, चल। तो ये हमारा क्या आ गया, इनका रिलेशन। नेक्स्ट अब है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सेम ही है जो मैंने अभी अभी बताया था पहले, कि जितना भी एनर्जी बॉडी के पास होगा वो सारा एनर्जी उसके पास कहां से आया, वर्क से आया, ठीक है। कोई ना कोई वर्क हुआ होगा तभी वो एनर्जी आई होगी। तो सपोज कि एक बॉडी एक पर्टिकुलर एनर्जी अटेन किए हुए थी, पहले उसके पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमने वर्क किया और बॉडी के पास अब कुछ और एनर्जी आ गई, यानी कि एक बॉडी है जो पहले मूव कर रही थी कितनी एनर्जी से, 20 की एनर्जी से, और हमने उस पर वर्क किया और बॉडी की एनर्जी अब कितनी होगी, 60, 20 से 60, तो हमने वर्क कितना किया, 40 का। दैट मीन्स फाइनल एनर्जी ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। अगर आप एनर्जी का डिफरेंस करोगे तो किसके द्वारा क्या आएगा, वर्क आ जाएगा। कितना वर्क किया, मतलब एनर्जी में जो भी बदलाव हुआ वो किसकी वजह से होगा, वर्क की वजह से होगा। एंड दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जो भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। जैसे कि एक सपोज हमारे पास क्या है, एक मास है, फिर वही लेंगे, हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m। इसका इनिशियल वेलोसिटी इस बार क्या मानोगे, u, कि पहले से ही उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो पहले से ही भाग रही है u वेलोसिटी से। तो अब हमने इस बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स। फोर्स लगाने से इसमें क्या आया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आया तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी की चेंज होगी। तो अब इस मास का वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया, v। तो यहां से यहां तक का उसने इस दौरान टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर भी कर लिया। क्लियर। तो अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना है, पहले बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, और स्टार्टिंग में कितनी थी, हाफ m u स्क्वायर। तो ये जो भी चेंज आया, मान लो ये 60 है, ये 20 काइनेटिक एनर्जी है, जो भी चेंज आया किसके किसके बराबर होगा, वर्क। और यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूव करने के लिए फिर हमारे पास वही है, वही मेथड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले थ्योरम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem the change in kinetic energy of the body is always equals to work done on it, ठीक है। जो भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो उस
बॉडी पर किए गए वर्क के बराबर होगा, हमेशा ऐसा होगा। तो कंसीडर करते हैं प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद velocity v, moving with velocity u, on applying force F, the body attains a velocity v। नाउ अब बताओ वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में तो एफ एस कोस थीटा है, लेकिन आप देखोगे फोर्स का डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट का भी यही है, तो एंगल कितना हो गया 0, कोस 0 की वैल्यू 1। वर्क इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सलेशन इनटू एस, और इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन। और इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यूज इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं है अभी, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s, और ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वर्क इज इक्वल टू m इंटू, अब एक्सेलरेशन है हमारा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s और मल्टीप्लाई बाई, इस s से ये s क्या हो गया कैंसिल, तो वर्क डन हमारा आ गया। अब मास की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो वर्क डन। अब ये 2 दोनों की डिवाइड में लियो, तो वर्क इज हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि वर्क डन दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही हमारी क्या है वर्क एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज आया दैट चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। वैसा ही पोटेंशियल के भी साथ है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने वर्क किया, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ा, इसमें फर्क पड़ा पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के। सिंपल है, जो भी आप एनर्जी का चेंज करोगे किसी बॉडी में वो वर्क की वजह से आएगा। हमेशा आप क्या निकालोगे, वर्क। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वर्क निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वर्क निकालो, एनर्जी में किसी बॉडी की किसी प्रकार की एनर्जी में कोई चेंज आया वर्क निकालो, वही वर्क उसके चेंज के या उस एनर्जी के बराबर होगा हमेशा। बात क्लियर है, ठीक आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बाद अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज। तो बॉडी की स्थिति की वजह से, उसके स्टेट की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपने 9th क्लास में एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला था mgh। वो केवल एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है कि एक बॉडी है जमीन पर रखी है, मैं उस बॉडी को ऊपर लेकर चला गया, उसे हाइट दे दी, हाइट बॉडी को हाइट अटेन करा दी, दैट मीन्स उसके पास हमने कौन सी एनर्जी भर दी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या सारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होगा, नहीं, केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा mgh, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अदरवाइज बहुत सारी तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती हैं,
और हर प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले भी अलग अलग। जैसे आपने केवल बॉडी को हाइट दिया, हाइट की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आई, ग्रेविटेशनल होगी, लेकिन आपने एक स्प्रिंग को खींच दिया तो उसके भी तो स्थिति में चेंज हो गया, अब उसके पास क्या आ गई, एनर्जी। सो दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, उसका अलग एक फॉर्मूला होगा। आपने एक इलेक्ट्रॉन को, एक फील्ड है पर्टिकुलर, मान लो कहीं पे कोई चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव का। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। अब मैं कोई से कहीं से दूसरा कोई नेगेटिव लेकर आया और उस नेगेटिव के पास उसे ले गया ऐसे फोर्सफुली। अब जब वो उसके बिल्कुल पास होगा एकदम से, तो वहां पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, मैं एक दूसरा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो मैं उसे फिर भी रिपेल कराते कराते यहाँ पे ले आया, इस पॉइंट पे इसके पास अब कौन सी एनर्जी आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे मैं इसे छोड़ूंगा इधर की तरफ भागेगा पूरी स्पीड से, ठीक है, समझ आएगा। तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो यहां तक उसे लाने के अंदर जो भी वर्क हुआ होगा वो वर्क निकाल लो। तो ये कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की वजह से। एक मैग्नेट है, इधर भी नॉर्थ है मैग्नेट का, दूसरी तरफ भी क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल, पास तो नहीं आते, लेकिन मैंने फिर भी पास लेके गया, मैंने वर्क किया और उसकी स्थिति को क्या कर दिया, चेंज। तो जब वो उसके बिल्कुल पास होगी तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी होगी, यानी कि अगर छोड़ेंगे तो बॉडी चलेगी, वर्क करेगी, ठीक है, उसके पास एनर्जी है, तो वो एनर्जी होगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक गुलेल है, ठीक है, उसमें हमने पत्थर ऐसे ही रखी हुई है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन उसमें मैंने पत्थर लगाया, उसे ऐसे खींच दिया, दैट मीन्स मैंने क्या कर दिया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। चेंज करते ही अब वो वर्क करेगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। आपको निकालना, कैसे निकाल लोगे, वर्क डन निकाल लो, कितना वर्क हुआ, ऐसा कुछ करने में, ठीक है। एक तीर कमान है, ऐसे रखी यहाँ पे, वैसे ही रखे थे, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे तीर लगाया, उसे खींच दिया, अब इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आप सालों तक उसे इस स्थिति में रख दो, कोई ऐसा कुछ भी लगा के, जैसे ट्रेजर हंटिंग मूवीज में होता है, तो बस एक जाल बनाओ कि यहां से एक तार गया, ऐसे 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 ऐसे, वहां पे कोई पैर रखेगा तो यहां से ये रिलीज हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही सालों तक रखी रहेगी, जब कोई इस सिस्टम पे पैर रखेगा तो इसका यहां से रिलीज होगा, ये जो तीर है, एरो है, अपना काम करेगा। वो वर्क जो हमने किया था वो सालों तक स्टोर रहेगा। तो दैट वर्क हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। You are doing some work, you are transferring that work into the potential energy of that system. So that potential energy for that particular system will be conserved, remained same until it is used. जब तक उसका इस्तेमाल नहीं होगा तब तक वो एनर्जी, वो वर्क जो आपने उस पर किया है, उस बॉडी की स्थिति को चेंज करने के लिए, वो हमेशा उसके अंदर रहेगा। बात क्लियर है, ठीक। तो ये सारे पोटेंशियल एनर्जी की चीजें हैं। देखो यहां से अब एक ट्रेन है, इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी, है ना। तो अब यहां से, अब इस ट्रेन को, बच्चों वाली ट्रेन को यहां तक लेके जाने में क्या होता है, हमेशा वर्क। तो यहां के बाद में अब क्या होगा, देखो भी एकदम से फिसलेंगे। वैसे ही साइकिल का भी है, आप साइकिल ऊंचाई पर लेके जाओगे तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी साइकिल को दे रहे हो पोटेंशियल एनर्जी। देखो फ्रिक्शन से तो लड़के मोशन तो कर ही रही हो, प्लस उसे कौन सी एनर्जी दे रहे हो, पोटेंशियल, तो वर्क तो करोगे ना। लेकिन जैसे ही आप हाइट के बाद नीचे उतरोगे तो वही वर्क जो आपने किया था वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो आपको अब चलाने के लिए, मोशन के लिए आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपने जो पोटेंशियल एनर्जी दी है वो पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी, तो आप नीचे फिसलते चले जाओगे। बात समझ आई। तो यही सिस्टम है। ये पोटेंशियल एनर्जी तो है डैम। डैम में क्या करते हैं, अब वाटर एक बहुत ऊंचाई से वाटर जो है फ्लो करता है, गिरता है हाइड्रोलिक मशीन्स पर, ठीक है। हाइड्रोलिक में टरबाइन वगैरह होती है जो घुमाती हैं किसको, कोयल को, जनरेटर की कोयल को। एक्चुअली में टरबाइन है, टरबाइंस के ऊपर वाटर ऊपर से गिरता है बहुत ऊंचाई से, टरबाइन मोशन करेंगी तो जनरेटर का कोयल घूमेगा, जनरेटर का कोयल घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये देखो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ऊपर से गिरेगा, इसके पास जितने ऊपर से गिरेगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी स्पीड से टरबाइन को घुमाएगी। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये सारे एक हाइट पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। ऑल दीज थिंग्स आर पोटेंशियल। किसी की बॉडी की स्थिति की वजह से उसके पास कोई एनर्जी है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी।
यहाँ लिखेंगे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है। जैसा मैंने बताया, आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ी थी, और इस क्लास में हम दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका प्रूफ, ठीक है, क्या कैसे कैसे आई, कैसे आएगी बताओ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। एक बॉडी है, उसे हाइट देंगे, और उसे हाइट देने के लिए जो भी वर्क हो वो निकाल लेंगे, और फिर कहेंगे कि यही वर्क क्या है, पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरी आप पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये दो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केवल हाइट की वजह से है। हमारे पास क्या है, यहां पे मान लो ये लेवल है, ये कोई अर्थ सरफेस है, यहां रखा हुआ है एक मास, बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सरफेस है, बस उस पर नीचे रखा हुआ है मास m, 0 है। कोई किसी इसकी स्थिति ऐसी है कि इसकी स्थिति की वजह से इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, हमने इसके स्टेट को चेंज किया, अब वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब मैं इसे ऊपर ले गया, इसे एक हाइट दी, मैं इसे यहां तक ले गया, ठीक है, इस m मास को यहां तक ले गया। कितनी हाइट दी मैंने इसे, h हाइट दी। अब h हाइट देने में वर्क हुआ होगा, अब वर्क आपने किया, फोर्स आपने किधर लगाई, ऊपर की तरफ, किसके बराबर होगी ये, जितना इसका वेट है mg, mg के बराबर की फोर्स ऊपर लगाई, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे कवर हुआ इसका, ऊपर की तरफ ही, डिस्प्लेसमेंट h के बराबर, ये भी ऊपर की तरफ, तो एंगल थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, ठीक है। तो वर्क निकाल लो, ठीक है, वही वर्क क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी इन ए बॉडी, the potential energy in the body due to its height from the surface is known as gravitational पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब इसका मुझे क्या निकालना, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कौन से वाली, ग्रेविटेशनल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मुझे बस इसका प्रूफ करना अभी, प्रूफ, और इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, वर्क। सो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, व्हेन या आफ्टर applying force we give the body height h। नाउ वर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा भी है, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 0, इसलिए नहीं हम इसमें यहाँ पे ना, फोर्स किसके बराबर है, mg के, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, हाइट के, और कोस एंगल कितना है, 0 डिग्री, कोस 0 1, तो वर्क हमारा कितना आ गया, mg है, एंड दैट वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी।
बस यहां पे लिख देंगे दिस वर्क डन इज stored as gravitational potential energy of body. Therefore ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ गया mgh। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। क्लियर है? mgh ऐसे वर्क निकालना, बस कोई भी एनर्जी है वर्क निकालते जाओ। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया या एक्सटेंड कर दिया, बस उसकी स्थिति को बदल दिया हमने। और अब उसकी स्थिति बदलने में हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। तो वर्क निकाल लेंगे। अब एक छोटी सी बात बड़े ध्यान से सुने, इससे पहले हमने बॉडी को h हाइट दी थी, हमने वर्क निकाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा से, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं किया। क्या रीजन था, वहां पे हम जो हाइट उसे दे रहे हैं h हाइट, तो वहां जो फोर्स लग रहा है उसे h हाइट देने के लिए, वो फोर्स पूरी हाइट देने के दौरान कांस्टेंट है, और वो कितना है mg, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। बात समझ आ रही है? लेकिन स्प्रिंग के केस में क्या होगा, अब थोड़ा सा ध्यान से बताओ इस चीज पे ध्यान देना। वो स्प्रिंग के केस, अब हमारे पास यहां पे क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग में हमने यहां पे क्या लगाया, एक मास m। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं, मैं इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहा हूं, अब इसे खींच रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं इसे खींच रहा हूं, ध्यान दियो, तो मैं इसे यहां से यहां तक खींच के लेकर आया, ठीक है, ऐसे। तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा हो गया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा स्प्रिंग हमारा। तो मैं इसे कहां से कहां तक लेके गया, यहां से यहां तक। तो मैंने कितना खींचा इसे, एक्स खींचा। मुझे बस इतना बताओ, यहां जो फोर्स लगा स्टार्टिंग में, मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, क्या पूरा एक्स तक खींचने में बराबर फोर्स लग रही है? नहीं ना। स्टार्टिंग में फोर्स क्या रहेगी, कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। लगातार आपने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दे दी बॉडी को, और उस डिस्प्लेसमेंट को देने में आपने जो फोर्स लगाया वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फोर्स की वैल्यू एक पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान लगातार बढ़ती रही या लगातार घटती रही, आप डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एफ एस कोस थीटा, डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला ही लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे है वेरिएबल फोर्स, एंड द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स यू हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन। आपको इंटीग्रेशन मेथड से वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। कैसे निकाल लेंगे, पहले एक छोटा सा वर्क निकाल लेंगे, और फिर उस छोटे से वर्क, यानी कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लो, dx के लिए छोटा सा वर्क dw, और फिर उसका इंटीग्रेशन करो, और उसमें लिमिट रखो कि यहां से यहां तक मैं उसे खींच के ले गया। बात समझ आ रही है? तो ये चीज है, यहां पे डिफरेंस है, ये समझना है ना। तो जहां, और उससे पहले जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, वहां भी जो हम फोर्स लगा रहे थे मास इंटू एक्सेलरेशन का, वो भी पूरी डिस्प्लेसमेंट के दौरान क्या थी, एक कांस्टेंट वैल्यू थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। जो काइनेटिक एनर्जी के लिए फोर्स लगा था वहां पे भी वो चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लगाया एफ एस कोस थीटा। यहां पे हम वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल। बात क्लियर हुई? चलो ठीक। तो अब यहां देखेंगे, देखो हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स रीस्टोर भी तो होता है, जो इसे अब बॉडी को क्या करेगा, अपने अंदर मतलब रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मारने की कोशिश करेगा। तो वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इधर की तरफ एक फोर्स होगा, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर है, और हमने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट किधर दी, इधर की तरफ। तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट इधर दी है एक्स,
ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। क्लियर है, बस इतनी बात याद रखेंगे और कुछ समझेंगे। ठीक, तो पोटेंशियल कंप्रेशन, देखो द एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए स्प्रिंग ड्यू टू इट्स कंप्रेशन और एक्सपेंशन, दबाने से स्प्रिंग को या खींचने से जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आती है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो पोटेंशियल मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर। के की बात करते हैं पहले। के क्या होता है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ध्यान देना, स्प्रिंग कैसा है, वो स्प्रिंग पर बेस जो चीजें होगी वो क्या होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट। सपोज करो अगर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या उतना फोर्स लगा के मैं हर एक स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर तक खींच सकता हूं। स्प्रिंग तो बहुत तरह की हैं, 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए ऐसे हल्का सा स्प्रिंग होगा तो बहुत कम फोर्स में भी खींच जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो बाइक का स्प्रिंग है तो वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, खींचेगा ही नहीं। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर किसका है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो जो स्प्रिंग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे खींचना या दबाना जितना ज्यादा मुश्किल होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू उतना ही हाई होगा। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, सेम। हर एक स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर वहां पे यूज आ रहा है उसका तो। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ करेंगे तो यहां पे लिखेंगे कंसीडर ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट का हमने एक स्प्रिंग कंसीडर किया। ठीक है, नाउ जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स Fr, ये वह फोर्स है जो फोर्स स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लाना चाहती है। तो आप उसके लिए एक स्प्रिंग को खींचोगे इधर फोर्स लगा के, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उल्टे डायरेक्शन में होगी। स्प्रिंग को दबाओगे अंदर की तरफ फोर्स लगाओगे तो वो इस रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ होगी, और वो रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा आप क्या दोगे स्प्रिंग को, डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा आप उसे खींचते जाओगे रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसलिए मैं कह रहा था एक्स पे डिपेंड करेगी, और ये फिक्स नहीं है वैल्यू, ये वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होता रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूँ, रीस्टोरिंग, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाना जरूरी है। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक्स अगर इधर बढ़ेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं कहूँ रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज, प्रोपोर्शनल का साइन हटके रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या है की, तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस की एक्स। अब हमें तो वर्क निकालना, अब वर्क कौन सा निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स की वजह से तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स कोस थीटा। और फोर्स कौन सा ले हुए यहां, रीस्टोरिंग फोर्स, तो यहां लिखेंगे एफ आर, रीस्टोरिंग फोर्स एफ एक्स कोस थीटा, भी नहीं यहां पर डी एक्स, सॉरी डी एक्स कोस थीटा, ये लेंगे। छोटा सा वर्क, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कराई डी एक्स, और छोटा सा वर्क निकाल लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, तो अब वैल्यू रख दो सारी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू कितना है माइनस के एक्स, और यहां पर क्या है डी एक्स, और एंगल कितना है 180 डिग्री। सो कोस 180 कितना हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस, तो डी डब्ल्यू हमारा आ गया के एक्स डी एक्स। अब क्या करूं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि मुझे तो पूरा वर्क निकालना ना, मुझे पूरा वर्क निकालना कहां से कहां तक का, जीरो डिस्प्लेसमेंट से लेके एक्स डिस्प्लेसमेंट तक का पूरा वर्क निकालना। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे डी, ये इंटीग्रेशन का साइन है,
दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, डब्ल्यू, ठीक है, पूरा वर्क आ गया। ये तो इंटीग्रेशन करते के बाहर आ गया, क्योंकि डी के बाद एक्स है तो आप एक्स से इंटीग्रेट करा रहे हो, तो एक्स वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी कांस्टेंट माने जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे। तो वर्क इज इक्वल टू के, अब इसका इंटीग्रेशन कराओगे बेटे एक्स का, तो इसकी पावर में क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे एक्स स्क्वायर और वही नीचे लिख दोगे एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है, 0 टू एक्स। तो वर्क इज इक्वल टू के, अब यहाँ पे मैं अपर लिमिट रखूं एक्स की जगह, तो यही नहीं आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट तो 0 है, तो कितना आ जाएगा 0। सो वर्क हमारा कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना वर्क आ गया। और यही वर्क स्टोर होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो बस यहां लिख देंगे। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये हमारा आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।